हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका शिखर बैच में। ये बैच हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जो कि स्टेट बोर्ड से संबंध रखते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश बोर्ड और उत्तराखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड से, तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए ये कोर्स है। और इसमें हम आपको क्लास 12th का कंप्लीट जो है रिवीजन करवा रहे हैं। ऑप्टिक्स की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। प्रकाशिकी हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग जो है आज तरंग प्रकाशिकी का एक टॉपिक लेंगे, वेव ऑप्टिक्स का एक टॉपिक लेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं व्यतिकरण। तो आइए जरा जानते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्यतिकरण। तो व्यतिकरण किसे कहते हैं, व्यतिकरण क्या होता है? तो सबसे पहले समझिएगा आज के टॉपिक को, क्योंकि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में कि कई बार ये टॉपिक पूछा जा चुका है। अंग्रेजी में इसको इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं, लेकिन हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं व्यतिकरण। तो मैं आपको आज कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं व्यतिकरण के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि आप नाम से ही पता चल रहा है व्यतिकरण, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं इंटरफेरेंस, है ना। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव हम लोग इसे कहते हैं। तो इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले उस चीज को समझ लेते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जब दो प्रकाश की तरंगे, है ना, जब दो प्रकाश की तरंगे एक माध्यम में संचरित होती हैं, या आप कह सकते हैं कि किसी मीडियम में ट्रैवल करती हैं, तो होता यह है कि वो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाती हैं। जैसे मैं ये पहली तरंग बना रहा हूं, ठीक है, और मान लेते हैं कि लाइट की कोई दूसरी वेव जो कि इसी मीडियम में ट्रैवल कर रही है, वो इस तरंग के ऊपर इस तरह से अध्यारोपित हो जाती है ना। तो तरंगों के अध्यारोपण से, अध्यारोपण का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर इस तरह से मिल जाना, या एक साथ जो है मिल जाना, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, अध्यारोपण कहते हैं। तो इनके अध्यारोपण से क्या होगा, एक नई तरंग का यहाँ निर्माण होगा, एक नई तरंग यहाँ जन्म लेगी, ये रिजल्टेंट वेव है। तो नई तरंग की जो इंटेंसिटी है, आप देख सकते हैं इसका जो आयाम है वो इन दोनों के आयाम से ज्यादा है, ठीक है, यानी कि इनकी इसकी जो तीव्रता होगी वो तीव्रता भी जो है ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब है कि जब इस तरीके से तरंगे अध्यारोपित होती हैं तो हम इसे कहते हैं समान कला अध्यारोपण। क्या कहते हैं हम लोग इसे, समान कला अध्यारोपण, है ना। तो इसे हम लोग कहते हैं समान कला अध्यारोपण, समान कला अध्यारोपण, ठीक है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि तरंगे समान कला में ही एक दूसरे पर अध्यारोपित हो, वो विपरीत कला में भी जो है अध्यारोपित हो सकती हैं। आप डायग्राम से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि मैं आपको दूसरा डायग्राम यहाँ बना के दिखा रहा हूं। ये एक पहली तरंग है, ये एक पहली तरंग है। इस पहली तरंग को हम इस तरह बना देते हैं, ये आपकी पहली तरंग है। और एक दूसरी तरंग, इसको पीले रंग से बना देते हैं, इस वाली रंग से। तो ये देखिए, ये दूसरी तरंग है, ठीक है। इस तरीके से ये तरंगे आपस में अध्यारोपित हो रही हैं। तो इनके अध्यारोपण से क्या होगा, एक तरंग का निर्माण होगा। ये आप देख सकते हैं, ये बीच वाली जो तरंग है इसको हम लोग रिजल्टेंट वेव, यानी कि इसको मैं परिणामी तरंग कह रहा हूं। कौन सी तरंग कह रहा हूं, परिणामी तरंग। तो आप देख सकते हैं कि जो परिणामी तरंग है उसका जो आयाम है, यानी कि उसका जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, वो इन दोनों तरंगों से कम है। लेकिन यहां आपने देखा था, यहां पर परिणामी तरंग ये थी, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि परिणामी तरंग का जो आयाम है वो ज्यादा है। तो यानी कि आप देख पा रहे हैं कि जो इस तरह का अध्यारोपण है, जो मेरे राइट साइड में जो है, इसे हम क्या नाम देंगे, इसे तो हमने नाम दिया समान कला अध्यारोपण, इसे हम नाम देंगे विपरीत कला अध्यारोपण। क्या कहेंगे हम लोग इसे, विपरीत कला अध्यारोपण। यानी कि यहां अध्यारोपण तो हुआ है, लेकिन अध्यारोपण कैसे हुआ है, विपरीत कला में हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जो समान कला अध्यारोपण है, इसमें प्रकाश की जो तीव्रता है वो बढ़ जाती है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि जो परिणामी तीव्रता होती है, परिणामी तीव्रता, है ना, जो परिणामी तीव्रता होती है वो अधिकतम हो जाती है, परिणामी तीव्रता अधिकतम हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जो विपरीत कला अध्यारोपण है, जो विपरीत कला अध्यारोपण है, यहां आप देख सकते हैं कि जो परिणामी जो आपकी तरंग है
जो परिणामी जो तीव्रता है वो कम हो जाती है। परिणामी तीव्रता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, यानी कि घट जाती है आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं न्यूनतम हो जाती है। तो दोस्तों आपने समझा कि जब दो तरंगें मिलती हैं तो दो तरह की घटनाएं हो सकती हैं, है ना। दो तरंगों का मिलना भी दो किस्म का है, दो तरीके का है, ठीक है। दो तरंगे या तो एक समान कला में एक दूसरे से मिलेंगी, या दो तरंगे एक दूसरे से विपरीत कला में मिलेंगी। अगर वो समान कला में एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो जो परिणामी तरंग बनती है उसकी तीव्रता भी अधिकतम हो जाती है, और विपरीत कला अध्यारोपण में जो होता है परिणामी तीव्रता क्या हो जाती है? न्यूनतम हो जाती है। तो दोस्तों हमें लिखना चाहिए व्यतिकरण की परिभाषा को इस प्रकार। क्या लिखना चाहिए? हम कहेंगे तरंगों के अध्यारोपण के कारण, हम लिखेंगे तरंगों के अध्यारोपण के कारण, तरंगों के अध्यारोपण के कारण माध्यम में प्रकाशीय ऊर्जा का पुनर्वितरण, माध्यम में प्रकाशीय ऊर्जा का पुनर्वितरण, प्रकाशीय ऊर्जा का पुनर्वितरण व्यतिकरण कहलाता है। प्रकाशीय ऊर्जा का पुनर्वितरण व्यतिकरण कहलाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। ये बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। अब यहां पुनर्वितरण शब्द क्यों आया है? अंग्रेजी में कहें तो रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये वर्ड क्यों आया है? क्योंकि जब तरंगे जो है किसी मीडियम में ट्रैवल करेंगी, किसी माध्यम में संचरित होंगी, तो किसी किसी जगह पर तो तीव्रता अधिकतम हो जाएगी और किसी जगह पर तीव्रता न्यूनतम हो जाएगी। यानी कि जब अध्यारोपण नहीं था, केवल एक तरंग थी, तो यानी कि माध्यम के हर एक बिंदु पर जो प्रकाशीय तीव्रता थी वो एक जैसी थी। लेकिन जब दो तरंगे एक साथ जो है चल रही हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में कहीं पर अधिकतम तीव्रता है और कहीं पर न्यूनतम तीव्रता है। तो इसी कारण हम ये कहते हैं कि यहां पर प्रकाशीय ऊर्जा का पुनर्वितरण हुआ है। तो दोस्तों ये डेफिनेशन याद रखिएगा, तरंगों के अध्यारोपण के कारण, ठीक है, कारण माध्यम में, ठीक है, यहां माध्यम में प्रकाशीय ऊर्जा का पुनर्वितरण क्या कहलाता है? व्यतिकरण कहलाता है। दोस्तों ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि व्यतिकरण की कुछ शर्तें हैं, है ना। व्यतिकरण की कुछ शर्तें हैं, तो उन शर्तों के बारे में हम बात करेंगे। व्यतिकरण की शर्तें, ठीक है, व्यतिकरण की शर्तें क्या फिजिकल कंडीशन है कि व्यतिकरण की शर्तें क्या है? तो आइए जरा समझते हैं व्यतिकरण की शर्त को। तो मैं यहां लिख देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम के लिए, आपके लिए। तो हम कहेंगे व्यतिकरण के लिए, ठीक है, व्यतिकरण के लिए तरंगें, व्यतिकरण के लिए तरंगें कला संबद्ध स्रोतों से, कला संबंध स्रोतों से उत्सर्जित होनी चाहिए। कला संबद्ध स्रोतों से उत्सर्जित होनी चाहिए। ये बात आप याद कर लीजिए, ठीक है। ये बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट है कि जो तरंगे हैं वो कला संबद्ध स्रोतों से क्या होनी चाहिए? उत्सर्जित होनी चाहिए। ये व्यतिकरण की क्या है? शर्त है, तभी व्यतिकरण होगा। बात करते हैं कि ये कला संबंध स्रोत क्या होते हैं सर, इसके बारे में तो हम पहली बार सुन रहे हैं कि ये कला संबंध स्रोत क्या होते हैं। तो कला संबंध स्रोत उन स्रोतों को कहा जाता है, हम कहते हैं वह स्रोत, ठीक है, वह प्रकाशीय स्रोत भी आप लिख सकते हो, वह स्रोत जो कि समान आवृत्ति, कौमा समान कला अथवा नियत कलांतर के साथ, अथवा
नियत कलांतर के साथ तरंगों को उत्सर्जित करता हो, तरंगों को उत्सर्जित करते हो। यह बात आपको याद रखनी है, उत्सर्जित करते हो, ठीक है। यानी कि दो ऐसे प्रकाशीय स्रोत जो कि समान आवृत्ति और समान कला या फिर नियत कलांतर के साथ प्रकाशीय तरंगों को उत्सर्जित करते हो, ऐसे स्रोतों को हम क्या कहते हैं? कला संबद्ध स्रोत कहा जाता है। तो व्यतिकरण की जो शर्त है, उस शर्त में पहला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इकलौता पॉइंट है कि व्यतिकरण के लिए कला संबद्ध स्रोतों से उत्सर्जित होना चाहिए किसको? तरंगों को, ठीक है। तो तरंगे अगर कला संबद्ध स्रोत से उत्सर्जित हो रही हैं, तभी हम ये कहेंगे कि क्या? कि व्यतिकरण हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और एक इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको यहां देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारा नोट मैं आपको दे रहा हूं। और बहुत प्यारा नोट क्या है जरा समझ लेते हैं, ठीक है। इस प्यारे नोट में हम क्या कहेंगे? दो स्वतंत्र स्रोत है ना, दो स्वतंत्र स्रोत कभी भी कला संबद्ध नहीं होते हैं। दो स्वतंत्र स्रोत कभी भी कला संबद्ध नहीं होते हैं, ठीक है, कला संबद्ध नहीं होते हैं। और यहां पर लिख लीजिएगा एक्सेप्शन क्या है? लेजर को छोड़कर, है ना, लेजर को छोड़कर। हाँ, दो अलग अलग लेजर लाइट है, वो कोहेरेंट हो सकती है, अंग्रेजी में कोहेरेंट कहते हैं इसको, ठीक है, कला संबद्ध हो सकती है। लेकिन दो ऐसे स्वतंत्र स्रोत जिनका आपस में कोई लेना देना ना हो, वो कभी भी कला संबद्ध नहीं हो सकते। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब बात करते हैं कि कला संबद्ध स्रोत को कैसे बनाया जाता है, कैसे प्राप्त किया जाता है। क्योंकि जब हमने कहा कि दो अलग अलग स्रोत जो कि एक दूसरे से स्वतंत्र हो, वो कभी भी कला संबद्ध नहीं होते, तो क्या तरीका है हमारे पास कला संबद्ध स्रोत बनाने का? तो आइए जरा चर्चा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, आप एक स्रोत से दो स्रोत बनाने की यहां कोशिश हम लोग करेंगे और यही तकनीक का इस्तेमाल जो है अलग अलग साइंटिस्ट कर चुके हैं। तो एक स्रोत से दो स्रोत बनाने का यहां ध्यान दीजिएगा, हम लिख सकते हैं यहां पर एक स्रोत से, ठीक है, एक स्रोत से दो कला संबद्ध स्रोतों की प्राप्ति, एक स्रोत से दो कला संबद्ध स्रोतों की प्राप्ति कैसे प्राप्त किया जा सकता है? एक स्रोत का इस्तेमाल करके दो स्रोतों को कैसे बनाया जा सकता है? जी हां, तो पहला जो तरीका है इसमें, उस तरीके को हम लोग क्या कहते हैं? नंबर एक जो तरीका है उसे कहते हैं तरंगाग्र का विभाजन करके, है ना, तरंगाग्र का विभाजन करके, ठीक है, तरंगाग्र का विभाजन। तो तरंगाग्र यानी कि जो वेव फ्रंट है उसको आप ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। जैसे कि मान लो एक एकल स्रोत मेरे पास है, ये कोई एकल स्रोत है और इस एकल स्रोत के सामने मैं एक स्लिट रख देता हूं और इसमें दो छोटे छोटे होल कर देता हूं, छेद कर देता हूं, ठीक है। तो अब होगा क्या? जब ये तरंगाग्र यहां जाएगा, ये देखिए तरंगाग्र में दिखा रहा हूं, गोलीय तरंगाग्र है, तो अब जैसे ये इन छिद्रों के पास गुजरेगा दोस्तों, तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहां ये दो स्रोतों में विभाजित हो जाएगा। इस तरह से देख सकते हैं आप, ये दो स्रोतों में विभाजित हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक स्रोत से आपने दो स्रोतों की प्राप्ति की है, आपने एक सोर्स से दो सोर्स बनाए हैं और इन दोनों को हम कला संबद्ध कहेंगे। क्यों? क्योंकि जितनी आवृत्ति उसकी है उतनी ही आवृत्ति इसकी है। अगर उसकी कला में कोई परिवर्तन होगा तो वही परिवर्तन दूसरे के लिए भी होगा, ठीक है। अगर उसकी तीव्रता बढ़ती है तो नीचे वाले की तीव्रता भी बढ़ेगी। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि एक स्रोत से दो स्रोत बनाना,
हमारे लिए आवश्यक इसलिए है क्योंकि व्यतिकरण के लिए हमें स्रोत कैसे चाहिए, हमें कला संबद्ध स्रोत चाहिए। दूसरा तरीका, ठीक है, जो है वो है तीव्रता का विभाजन करके, या आप कह सकते हैं डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, आयाम का विभाजन करके। ठीक है, पहले है तरंगाग्र का विभाजन और दूसरा है आयाम का विभाजन करके। आप क्या कर सकते हैं, आयाम को भी विभाजित कर सकते हैं, आयाम का विभाजन। तो आइए दोस्तों जरा समझते हैं इसको। आयाम का विभाजन का मतलब मेरा क्या है, देखिए किसी भी तरंग के आयाम का संबंध, बात पे ध्यान दीजिएगा, किसी भी तरंग के आयाम का संबंध उसकी तीव्रता से होता है। ठीक है, तो अगर आप आयाम का विभाजन कर रहे हैं इसका मतलब आप तीव्रता को तोड़ रहे हैं। तो मान लीजिए ये एक स्रोत है मेरे पास, एस नाम रख देता हूं इसका, इसके सामने एक मिरर रख देता हूं, एक दर्पण रख देता हूं। ठीक है, आपको पता है कि अगर मैं दर्पण रख दूं तो इसका जो प्रतिबिंब है वो यहां पर आपको बनते हुए नजर आएगा, इसका प्रतिबिंब यहां पर बनेगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये वाला जो स्रोत है, जो प्रतिबिंब बन रहा है एस डैश, इसकी जो तीव्रता होगी वो ऊपर वाले की तीव्रता के तुलना में कम होगी। क्यों? क्योंकि कुछ पार्ट जो है परावर्तित हो चुका है। लेकिन ये एस और एस डैश क्या है, कला संबद्ध है, क्योंकि जितनी आवृत्ति उसकी है उतनी ही आवृत्ति इसकी होगी। अगर जिस अनुपात में उसकी तीव्रता बढ़ेगी तो उसी अनुपात में नीचे वाले की भी तीव्रता बढ़ेगी। तो एक स्रोत से दो स्रोत अगर आपसे पूछे जाए परीक्षा में कि एक स्रोत से दो स्रोत कैसे बनाए जा सकते हैं, किस प्रकार बनाए जा सकते हैं, तो सीधा सा जवाब है या तो आप तरंगाग्र को विभाजित कर दीजिए या फिर जो है आप आयाम को विभाजित कर दीजिए। ठीक है, ये वाली जो टेक्निक है, ठीक है, ये इस्तेमाल की थी थॉमस जो है यंग ने, और इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यानी कि यंग का द्विध्रुवीय प्रयोग, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं कि व्यतिकरण कितने प्रकार के होते हैं। जी हां, व्यतिकरण दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी कि व्यतिकरण जब होता है तो हम व्यतिकरण को दो प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। दो प्रकार कौन कौन से, एक व्यतिकरण जिसको हम लोग कहते हैं समपोषी व्यतिकरण, एक व्यतिकरण जिसे हम कहते हैं समपोषी व्यतिकरण। ठीक है, अंग्रेजी में इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है, समपोषी व्यतिकरण। और दूसरा जो व्यतिकरण है उसे हम लोग कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। दूसरे व्यतिकरण को हम लोग क्या कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखिए जो समपोषी व्यतिकरण है, समपोषी व्यतिकरण का कारण क्या है, समपोषी व्यतिकरण क्यों होता है, समपोषी व्यतिकरण होता है समान कला अध्यारोपण के कारण। ठीक है, जब तरंगे समान कला में अध्यारोपित होती हैं तो कौन सा व्यतिकरण होता है, तो हम कहेंगे समपोषी व्यतिकरण होता है। ठीक है, समपोषी व्यतिकरण होता है, समपोषी। ठीक है, और जब विपरीत कला अध्यारोपण होता है, ठीक है, जब विपरीत कला अध्यारोपण होता है, विपरीत कला में तरंगे मिलती हैं, विपरीत कला अध्यारोपण, तो इसे हम लोग कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। कौन सा व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दोस्तों एक बात आप इंपॉर्टेंटली इसको याद रख लीजिए, समान कला अध्यारोपण या फिर समपोषी व्यतिकरण में क्या होता है, तीव्रता जो होती है वो अधिकतम हो जाती है। तीव्रता क्या होती है, तीव्रता अधिकतम हो जाती है, जो परिणामी तीव्रता होगी उसका मान अधिकतम हो जाता है। लेकिन जब विनाशी व्यतिकरण की हम बात करते हैं तो इसमें जो तीव्रता होती है वो तीव्रता का मान न्यूनतम हो जाता है। तीव्रता का मान क्या होता है, न्यूनतम हो जाता है, इंटेंसिटी जो है मिनिमम हो जाती है। ये बात आपको याद करनी है, दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बातें इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि व्यतिकरण को आज हमने समझा कि व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, एक समपोषी व्यतिकरण, एक विनाशी व्यतिकरण। और जब व्यतिकरण होता है तो उसके लिए क्या शर्त होती है, क्या कंडीशन होनी चाहिए कि व्यतिकरण के लिए स्रोत कैसे होना चाहिए, कला संबद्ध होने चाहिए। ये सब बातें आपके लिए इसलिए जरूरी हैं क्योंकि इन सब बातों को हम लोग जो है आगे चलकर जो है जब डेरिवेशन करेंगे
तो उन बातों में इन सब बातों को हमें शामिल करना होगा। ठीक है, अगले लेक्चर में हम जानेंगे कि संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण की क्या कंडीशन होती है, किस कंडीशन में संपोषी व्यतिकरण होता है, किस कंडीशन में विनाशी व्यतिकरण होता है। तो गणितीय रूप से मैथमेटिकली हम पूरा उसको एक्सप्लेन करेंगे और फिर उसके बाद हम करेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यानी कि यंग का द्विध्रुवी प्रयोग। ठीक, लेकिन दोस्तों व्यतिकरण को अगर आप जानना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि अगर दीवार पर अगर आपको व्यतिकरण का पैटर्न दिखाया जाए तो ये पैटर्न कुछ इस तरह का होता है कि एक काली पट्टी, एक जो है चमकीली पट्टी, एक काली पट्टी और एक चमकीली पट्टी, कुछ इस तरह का पैटर्न बनता हुआ नजर आता है। तो इंतजार रहेगा अगली वीडियो में और बात की जाएगी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से पहले क्या कंडीशन होती है कि संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण हो, और इसका व्यवहारिक जीवन में जो डेली लाइफ है हमारी उसमें क्या प्रैक्टिकल यूज है, इन सब के बारे में भी बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।